Alrighty, guys. I'm CS Rahul Takwani, your faculty for CA Final Law and 6D. तो 6D का पेपर आ गया है और आपके लिए मेरी तरफ से एक और छोटा सा स्पेशल गिफ्ट आ रहा है। तो आज हम मिले हैं फेमा के केस लॉस के लिए। 2022 में ICAI के जो सिग्निफिकेंट केस लॉज है वो फेमा के पूरे आपके पास आ जाएंगे। हाफ एन आवर के अंदर ये वाला वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। हाफ एन आवर का वीडियो रहेगा, उससे भी छोटा वीडियो मैं बनाऊंगा। ठीक है। सो मेरे बारे में आप जानते ही हैं, आई एम क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। आई क्वालिफाइड एग्जैक्टली 11 ईयर्स बैक। साथ ही साथ मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ सिक्योरिटीज लॉज में, और आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड। आई हैव डन माय एडवांस प्रोफेशनल कोर्स इन कॉम्पिटिशन लॉ from Indian Institute of Corporate Affairs. Previously, yes, I was working in Infosys, then I was working in Purti Group, which is into sugar, alcohol, ethanol production, power manufacturing, power production. And one of the biggest milestone in my career was I was working for Competition Commission of India in 2017 as a resource person for Maharashtra and Chhattisgarh. These two states, I was the resource person. So yeah, that's brief about me. I am very sure कि आपने अकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया ही होगा और मेरे प्लस बैचेस शुरू हो गए हैं भाइयों। लॉ का जो बैच है, पेपर 4 लॉ का जो बैच है वो शुरू हो गया है। उसमें एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अभी सेकंड चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये नवंबर 2022 मई 2023 के बच्चों के लिए है, तो जरूर उसको ज्वाइन करें और अपने जूनियर्स को, अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें। ठीक है। आप प्लस कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको बेसिक सारे फीचर्स मिलते हैं। सभी फर्स्ट मॉड्यूल के फर्स्ट ग्रुप के सभी फैकल्टीज के आपको एक्सेस मिल जाएगी। सारे रिकॉर्डेड वीडियोस का भी एक्सेस रहेगा और लाइव भी आप अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए तो आप आइकॉनिक भी परचेज कर सकते हो। आइकॉनिक में आपको फिर पर्सनल गाइडेंस, थोड़ा एक्सपर्ट गाइडलाइंस, उसमें आपके पास कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। आपको मैं बता दूं बस एक बार कि मेरी बैच की डिटेल्स क्या है, ताकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सके। सो 28 अप्रैल से हमने शुरू किया। हालांकि एग्जाम्स के लिए हमने थोड़ा ब्रेक भी रखा हुआ है। अभी जब आपके एग्जाम चल रहे हैं तो क्लासेस में ब्रेक है थोड़ा, ताकि आप लोग में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ग्रुप 2 के बाद अभी ज्वाइन करने वाले हैं। सो यू कैन सर्टनली ज्वाइन दिस। ठीक है। और whenever you are using, whenever you are joining any class, जब भी आप कोई प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं या स्पेशल क्लास कोई भी अटेंड करते हैं, प्लीज यूज माई कोड राहुल 108। ठीक है। तो मेरा कोड यूज करें। कोड यूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको लॉ वाले सब्जेक्ट में मेरी तरफ से एक्स्ट्रा कुछ चीजें मिलेगी, और ऑफ कोर्स जो डिस्काउंट है एडिशनल वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। सो यूज माय कोड राहुल 108। चलिए क्लास, अब आ जाते हैं मुद्दे की बात में, सीधे आ जाते हैं मेन बात पे यार। चलिए, सो हम लोग फेमा के केस लॉस के लिए मिले हैं। पहला केस लॉ जो है बड़ा घुमा फिरा के दिया हुआ है आपको, मैं ये एकदम सिंपल करके मैंने आपके लिए रखा हुआ है। सो लेट मी जस्ट टॉक अबाउट दिस केस लॉ। अब ये केस में क्या हुआ, ये केस में ना मैं आपको कहानी समझा देता हूं और फिर क्या हुआ, क्या रूलिंग आई वो समझाता हूं। अब एफएमओ नाम की एक नॉन रेसिडेंट एंटिटी थी। ठीक है। एफएमओ नाम की एक नॉन रेसिडेंट कंपनी थी। उसने विनका, जो कि एक इंडियन एंटिटी है, उसमें निवेश किया और उस इन्वेस्टमेंट के बदले उन्हें इशू किए गए कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और साथ ही साथ इक्विटी शेयर्स भी। अब ये जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है ना, ये कन्वर्ट होने के बाद ऑलमोस्ट विनका में 99% शेयर, जो इंडिया की कंपनी है उसमें 99% शेयर एफएमओ को मिल जाएगा। ठीक है। अब ये जो प्रोसीड्स विनका को मिले, विनका ने ये प्रोसीड्स जो है अपनी 2 सब्सिडियरीज में इन्वेस्ट कर दिए, जो कि ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए थे। ठीक है। ये पूरा ट्रांजैक्शन नीचे भी मैंने आपको समझाया हुआ है, तो बेसिकली आप यहां पर फोकस करें। एफएमओ नाम की जो ये विदेशी कंपनी है, ये एफएमओ नाम की जो है फॉरेन कंपनी है, इसने पैसा विनका में डाला और विनका जो इंडिया की एंटिटी है उसने यही पैसे का इन्वेस्टमेंट अपनी 2 होली ओन सब्सिडरीज में कर दिया। ठीक है। ठीक है। अब एफएमओ जो है उसको विनका का 99 ऑलमोस्ट 99% जो रहेगा वो फॉरेन एंटिटी कंट्रोल कर लेगी। अमेजिया और रूबिक्स, ये 2 होली ओन सब्सिडरी है इंडिया की कंपनी के, इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया। ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखते हैं। प्रोसीड्स रिसीव्ड वर इन्वेस्टेड इन होली ओन सब्सिडरीज अमेजिया एंड रूबिक्स, दोनों कंपनीज हैं, बाय ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बेयरिंग फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पर क्या हुआ, अब ये जो 2 सब्सिडरीज में पैसा इन्वेस्ट किया है, ये सब्सिडरीज से विनका को मिलने वाला है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ऑलमोस्ट 99% तो विदेशी एंटिटी होल्ड कर रही है ना, तो इसी से रिलेटेड केस बनेगा आगे। अब आईडीबीआई ट्रस्टीशिप को अपॉइंट किया गया, तो जब अमेजिया और रूबिक्स ने ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर विनका को इशू किए, तो आईडीबीआई ट्रस्टीशिप को अपॉइंट किया गया एज अ डिबेंचर ट्रस्टी।
अब इसमें एक इंडिया की कंपनी है जो कि रियल एस्टेट कंपनी है, ये भी काफी सुर्खियों में रही थी। एक बार एक केस हुआ था इनके खिलाफ, डेरिवेटिव सेगमेंट से फ्यूचर स्टॉक मार्केट में इनको बैन किया गया था। एक इंडिया की कंपनी है हबटाउन लिमिटेड। अब हबटाउन लिमिटेड जो है, इन्होंने, ये लोग गारंटर बने थे, ठीक है। तो किसके गारंटर बने थे? अमेजिया के और यूबिक्स के। तो अमेजिया और यूबिक्स पैसा लौटाएगी नहीं, तो हबटाउन जो है वो गारंटर बना था, उन्होंने एज अ श्योरिटी गारंटी उठाई थी, ठीक है। अब नेचुरली रूबिक्स ने और अमेजिया ने कर दिया डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट होने की वजह से हबटाउन गारंटर था, तो हबटाउन ने भी पैसे दिए नहीं, ठीक है। अब इसमें किस्सा क्या हुआ, इशू क्या था? इशू ये था कि क्या यहां किसी प्रकार के कलरेबल डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है ताकि हम विदेशी एंटिटी को फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न या एश्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे पाए, जो कि फेमा की कुछ गाइडलाइंस में अलाउड नहीं है। अब जब इक्विटी में निवेश होता है, जब इक्विटी से निवेश करती है कोई फॉरेन एंटिटी, तो उसमें एक नियम है जिसके तहत एश्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न हम प्रॉमिस नहीं कर सकते फॉरेन एंटिटी को। तो एश्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न का वादा नहीं किया जा सकता। तो एलिगेशन ये लगाई गई कि भाई अब हो क्या रहा है, ये तो ऐसा माना गया कि भाई एफएमओ लगाती है विनका में, और विनका में कन्वर्जन के बाद 99% होल्डिंग मिल जाती है। अब उसकी जो दोनों सब्सिडरीज है वो तो फिक्स इंटरेस्ट देने वाली है विनका को, तो विनका इनको दे देगी। तो ये एलिगेशन हबटाउन ने बोला कि भाई ये तो एक कलरेबल डिवाइस है जिसके तहत विदेशी इन्वेस्टर को हम लोग दे रहे हैं एश्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, ऐसी बात हुई, ठीक है। अब कोर्ट्स ने भी बोला कि जब ये ट्रांजैक्शन ही इलीगल है तो हम गारंटर को भी पैसे विदेशी को नहीं देने के लिए बोल सकते। तो अगर ये ट्रांजैक्शन ही इलीगल है तो हम इसमें किसी गारंटर को कैसे बोले कि आप भी अपनी गारंटीड जो अमाउंट था उसको, ऑब्लिगेशन को फुलफिल करो, ऐसा बात हुआ। अब इसमें जजमेंट क्या आया? इसमें जजमेंट बड़ा सिंपल आया कि भैया ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, फिमको ने जो इन्वेस्टमेंट किया था इक्विटी शेयर्स में और कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिवेंचर में, पहली बात तो ये कि फेमा के सभी नियम फॉलो करके किया था, तो उसमें कोई बुरी बात थी नहीं। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट जो विमका ने, जो विमका नाम की कंपनी है, विनका या विनको जो भी नाम की कंपनी है, उसने जो इंडियन सब्सिडरीज में भी जो इन्वेस्टमेंट किया उसमें भी कोई टेंशन नहीं है, फेमा का कंप्लायंस है, उसमें भी कोई दुविधा है नहीं। अब अगर गारंटी इन्वोक हुई है तो वो तो रेसिडेंट्स के बीच होगी, तो हबटाउन ने गारंटी उठाया दोनों इंडियन सब्सिडरीज की। अब वो पैसा इंडियन एंटिटी को नहीं देते हैं तो हबटाउन इंडियन एंटिटी है और वो गारंटर भी है, तो इंडियन एंटिटी को ही पैसा देगा। तो ऐसा कोर्ट का मानना था कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, गारंटर को चुपचाप पैसे भरना चाहिए। अब इसमें आगे जो बात हुई वो ये हुई कि भाई देखो, गवर्नमेंट ने ये भी, कोर्ट ने ये भी बोला कि एफएमओ का 99% होल्डिंग जो विनका में बन रहा है एंड विल बी एबल टू यूज फंड्स रिसीव, तो ठीक है, ये कोर्ट समझती है कि फॉरेन एंटिटी 99% होल्ड कर देगी इंडिया की कंपनी में, तो इनहेरेंटली वो जो कंपनी के पास पैसे आएंगे वो पूरी कंपनी को तो हम ही लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन प्राइमा फेसी फेमा कोई वायोलेशन नहीं है ना इसमें, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है उसके रूल्स का कोई वायोलेशन नहीं था। फिर अब कोर्ट ने यहां पे फिर आगे बढ़ के बोला कि भैया देखो, अगर फ्यूचर में एफएमओ जो है फॉरेन एंटिटी, वो ये इंडिया में जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है उसमें से कमा के पैसा विदेश लेकर जाती, वापस अपने कंट्री लेके जाती, तो वो आरबीआई का अप्रूवल लगता, स्पेशल परमिशन आरबीआई की लगती वहां पर, और आरबीआई की परमिशन लेके वो ले जा सकते विदेश में। तो अगर उन्होंने पैसा विदेश नहीं ले जाया है, ले गए हैं, या पैसा हिंदुस्तान के बाहर गया ही नहीं है, तो कोई टंटा ही नहीं है, फंड्स तो इंडिया में रिटेन किए हुए हैं, इंडिया में रिटेन किए हुए कोई उल्लंघन नहीं है। जो गारंटर है हबटाउन, उसको अपनी गारंटी का जो ऑब्लिगेशन था वो फुलफिल करना पड़ेगा, और गारंटर भी इंडियन पार्टी है, जिसको पैसा देना है वो भी इंडियन पार्टी है, तो बिल्कुल आपको यहां पर पैसा देना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब सेकंड केस देखते हैं, यह है क्रूज सिटी मॉरिशस होल्डिंग्स वर्सेस यूनिटेक, ठीक है। यूनिटेक भी एक इंडिया की रियल एस्टेट कंपनी है जिसने टेलीकॉम का धंधा शुरू किया था। आपको कंपनी का नाम याद होगा, यूनिनॉर। तो टेलीनॉर जो थी एक नॉर्वे की कंपनी थी टेलीनॉर, और इंडिया की कंपनी थी यूनिटेक, दोनों ने मिला के बनाई यूनिनॉर। तो इसके केस में क्या हुआ? अब इस केस में जो मेन सवाल उठा वो ये उठा कि भाई अगर फेमा के कोई भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखो, मैंने एनी को हाईलाइट कर रखा है यहां पर, क्या फेमा के कोई भी नियम का उल्लंघन किया तो ऐसा मान लिया जाएगा क्या कि भाई पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में काम किया गया है? तो इसका आंसर आया बिल्कुल भी नहीं। केस बेसिकली आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट से रिलेटेड था, और आपको पता है कि उसमें हम फॉरेन अवार्ड की बात करते हैं।
जब हम फॉरेन अवार्ड की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि फॉरेन अवार्ड जो है उसको सेट असाइड करने का एक ही तरीका है कि अगर फॉरेन अवार्ड जो है वो इंडिया की पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ अगर अवार्ड आया होगा तो फिर सेट असाइड किया जा सकता है। तो इस केस में यही सवाल उठा कि क्या फेमा का कोई भी उल्लंघन हुआ तो उसको हम लोग इंडिया की पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ वाली बात मानने वाले हैं क्या? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं माना जाता। ठीक है, तो केस में आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन एक्ट इन्वॉल्व है, उसमें फॉरेन अवार्ड को सेट असाइड करने का ग्राउंड होता है। ठीक है, अगर फॉरेन अवार्ड जो है पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। तो मैं आपको हाईलाइट करके बोल रहा हूं किसी भी फेमा के प्रोविजन के उल्लंघन को हम लोग ये नहीं मान सकते कि पूरी इंडिया की पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो गया काम, है ना। हालांकि कुछ कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन ऐसे हैं जो ट्रिगर होते हैं तो हम लोग ये मान सकते हैं, लेकिन कोई भी फेमा के कानून का उल्लंघन अगर कोई पार्टी कर देती है तो उसको ऐसा नहीं मान सकते कि इंडिया की पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो गया है। अरे वाह, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है और मुझे लगता है कि इसकी रेलेवेंस थोड़ी सी ज्यादा है, ये आपको जरूर पूछेगा वो एग्जाम में। ये बिल्कुल एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका एग्जाम में आना ऑलमोस्ट तय लग रहा है मुझे, क्योंकि इसी केस की वजह से टाटा और मिस्त्रीज में भी लड़ाई हुई थी और काफी सुर्खियों में रहा था ये मामला। तो आपको पता है कि टाटा टेली सर्विसेज और डोकोमो जो जापानीज कंपनी है, इन दोनों में एक करार हुआ था। ठीक है, तो टाटा टेली सर्विसेज, टाटा सन्स और जो जापानीज कंपनी है डोकोमो, उनके बीच में एक करार हुआ था, शेयर होल्डर एग्रीमेंट हुआ था। अब इस शेयर होल्डर एग्रीमेंट के तहत हुआ क्या था, ऐसी बात हुई थी कि भैया डोकोमो इंडिया में पैसा डालेगा, डोकोमो इंडिया वाली टाटा टेली के साथ में जॉइंट वेंचर करेगा। अब एक परफॉर्मेंस गारंटी थी जो टाटाज ने ली थी कि भाई अगर टाटाज अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं या कुछ इंडिया में जो भी होता है, परफॉर्मेंस गारंटी बेसिकली उन्होंने ली थी कि अगर टाटाज अपने परफॉर्मेंस नहीं कर पाते अपनी तरफ से जो भी उन्होंने बोला है, तो वो लोग डोकोमो को या तो डोकोमो का जो भी हिस्सेदारी, डोकोमो ने जो भी शेयर खरीदे हैं, जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है शेयर्स के माध्यम से, या तो टाटास उनका शेयर्स इंडिया में फेयर मार्केट वैल्यू में बिकवा के देंगे, या तो जो प्राइस पे, जो वैल्यू पे, जो प्राइस पे उन्होंने इंडिया में शेयर खरीदे हैं उसके आधे दाम में तो भी उनका शेयर बिकवा के देंगे। ऐसा वादा था टाटास का। अब 2014 में वही हुआ, टाटास की तरफ से परफॉर्मेंस का इशू था। वो मीरा राडिया, रतन टाटा के जो टेप्स आए थे बाहर, जो 2G स्कैम 3G स्कैम के वक्त, 2G स्कैम के वक्त नहीं सुर्खियां आई थी, तो उसी का मामला था और परफॉर्मेंस गारंटी को इन्वोक किया गया था। डोकोमो ने मांगा था कि ठीक है भाई, अब हमको हमारे जो भी हमारे शेयर्स हमने जो भी शेयर्स में निवेश किया था, या तो हमें वो पूरा पैसा वापस मिल जाए या तो उसका आधा हमें आप वापस दिलवा दो। अब टाटास का ऐसा कहना था कि यार हमने बोला था कि हम शेयर बिकवा के देंगे, इसका मतलब ये भी होता है कि हम खुद भी खरीद सकते हैं। तो टाटास का ऐसा कहना था। अब इसमें चक्कर ये हो रहा था कि जो वादा था वो ये था कि डोकोमो ने जो भी हिस्सेदारी खरीदी थी उस प्राइस को वापस कर दे हम। डोकोमो ने जो भी हिस्सेदारी खरीदी, जिस प्राइस पे खरीदी, उसका आधा, उसका 50% प्राइस पे हम लोग वापस करें पैसा उनको, या तो जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है उस पर करें, विच एवर इज मोर। तो भाई फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी तो फेयर मार्केट वैल्यू डोकोमो ने जो भी निवेश किया था उसका या तो आधा पैसा दे दो, या तो जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है वो विच एवर इज हायर, है ना, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो दे दो। अब इसमें चक्कर क्या हो रहा था, इसमें आरबीआई की परमिशन लग रही थी। अब क्योंकि 2G स्कैम हुआ था उसके बाद तो कंपनियों का खेल ही खत्म हो गया था, शेयर स्टॉक प्राइसेस बिल्कुल टूट चुके थे, खत्म हो चुके थे। अब दिक्कत ये हो गई कि टाटास अगर फेयर मार्केट वैल्यू पे काम करे, अब फेयर मार्केट वैल्यू तो रही नहीं, बहुत स्टॉक प्राइस नीचे चला गया है। अच्छा, जो प्राइस पे निवेश किया गया था उसके 50% से भी नीचे चली गई थी वैल्यू। तो टाटास अगर अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल भी करे और डोकोमो को अपने जेब से भी पैसा दे दे, तो चक्कर क्या हो रहा है, नियम का उल्लंघन हो रहा है। नियम का उल्लंघन क्या हो रहा है, आरबीआई बोलती है कि भाई, फेमा कानून बोलता है कि भैया फेयर वैल्यू पे होना चाहिए ट्रांजैक्शन, है ना। तो यहां तो फेयर वैल्यू पे हो नहीं रहा है, उल्टा जो शेयर का भाव था उस जो शेयर का फेयर वैल्यू है उसके काफी ऊपर ही हम लोग वापस पैसा करने वाले हैं, है ना। तो शेयर का वैल्यू तो उन स्टॉक प्राइस के 50% से भी नीचे चला गया है। अब कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ये है टाटा की कि भैया उनको कम से कम 50% पैसा वापस देना है। तो यहां से प्रॉब्लम शुरू हुई। अब इसमें आरबीआई की परमिशन लगती है क्योंकि शेयर की वैल्यू जो है फेयर मार्केट वैल्यू से कम हो गई है, और फेयर मार्केट वैल्यू से इतनी कम हो गई है
कि शेयर की आधी कीमत भी फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर आ रही है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के तहत हमको वापस देना है पैसा जापानीज कंपनी डोकोमो को। तो ये मैटर था आर्बिट्रेशन में, सिंगापुर आर्बिट्रेशन इनिशिएट किया गया, सिंगापुर में आर्बिट्रेशन का मामला चल रहा था, तो इसमें डोकोमो के फेवर में अवार्ड आया, डोकोमो को पैसा मिलना चाहिए, ऐसी बात हुई, डोकोमो को पैसा वापस मिलना चाहिए, ऐसी बात हुई, है ना। टू अ ग्रेट एक्सटेंट इस प्रकार का ये डील चल रहा था। अब मैटर गया आर्बिट्रेशन में, आरबीआई ने बोला नहीं 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 नहीं, इतना पैसा तो देना अलाउड ही नहीं है, ये तो फेमा का उल्लंघन कहलाएगा, तो ये तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, ऐसा माना जाएगा, ऐसा मतलब किस्सा हुआ। तो एक सवाल तो ये उठा कि क्या आरबीआई आर्बिट्रेशन में इंटरवीन कर सकता है क्या? तो इसका सॉल्यूशन आया, आर्बिट्रेशन में कोई भी एंटिटी इंटरफेयर नहीं कर सकती अगर वो पार्टी नहीं है। तो मामले में तो ये बोला गया था कि आरबीआई आर्बिट्रेशन में बीच में इंटरवीन भी नहीं कर सकती। आरबीआई ने जो चैलेंज किया वो भी बात हुई कि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के अवार्ड को भी आरबीआई बिल्कुल चैलेंज नहीं कर सकती। कोर्ट्स हेल्ड दैट एसएचए इज लीगली केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस विदाउट स्पेशल परमिशन ऑफ आरबीआई। तो कोर्ट्स ने तो ये भी बोला कि यार ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन था, बेसिकली ये तो शेयर परचेज अग्रीमेंट की एक ऑब्लिगेशन थी, कि शेयर परचेज अग्रीमेंट के तहत ये एक ऑब्लिगेशन थी जो फुलफिल करनी ही पड़ेगी, ऐसा बोला गया। ठीक है, अब क्या ये भी क्वेश्चन उठा कि क्या टाटाज अगर डोकोमो को कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए अपनी तरफ से पैसे भी देते हैं तो क्या ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है? तो इसमें जजमेंट आया बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल इट्स नॉट नीदर इट इज इम्प्रोबेबल नॉर इट शुड बी कंसिडर्ड एज परवर्स, क्योंकि डोकोमो ने 2.5 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए थे, अब उनको टाटाज अपनी तरफ से 1.17 बिलियन डॉलर वापस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के तहत। तो कोर्ट्स ने इसमें ये भी माना कि फेमा कानून में कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को रोकने वाला कोई प्रावधान नहीं है, और कोर्ट्स का ये भी कहना था कि ये टाटाज की तरफ से पेमेंट होना जरूरी भी है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंडियन पार्टीज की रिस्पेक्ट बनी रहेगी, गुडविल बना रहेगा, और फ्यूचर में जब कोई इंडिया की कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करेगा या साथ में मिलकर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसके लिए भी ये अच्छा रहेगा, और ओवरऑल इंडिया की गुडविल है, इंडियन एंटिटीज की, इंडियन कंपनीज की गुडविल है, उसके लिए भी अच्छा रहेगा। तो इवेंचुअली ये हेल्ड किया गया था कि जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन थी शेयर परचेज अग्रीमेंट के तहत या शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट के तहत, उसे टाटास को फुलफिल करना होगा और टाटास को अपनी तरफ से पैसा देना पड़ेगा। वैसे तो टाटास देने को तैयार हो गए थे, ये तो बेसिकली टाटास ने तो सेटल कर लिया था मामला, तो टाटास तो तैयार हो गए थे अपनी तरफ से, टाटास का कहना था कि हम तो बिल्कुल रेडी ही हैं। ठीक है, तो मेन ये बात हुई कि ये पैसा दिया जा सकता है और ये फेमा के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट केस। चलिए फोर्थ केस में चलते हैं। सो वेंचर ग्लोबल वर्सेस टेक महिंद्रा। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में बात हुई एप्लीकेबिलिटी ऑफ पेटेंट इलीगैलिटी की। अब यार किस्सा क्या हुआ ना, जब से आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट अमेंड हुआ 2015 में, जब अमेंडमेंट आई तो अमेंडमेंट में आया था कि जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन वाले मामले होंगे उनको सेट असाइड नहीं किया जा सकता पेटेंट इलीगैलिटी स्टैंडर्ड की वजह से। तो ये क्वेश्चन उठा कि पेटेंट इलीगैलिटी का जो एप्लीकेशन है वो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन पर होगा या नहीं होगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं भाई, ये वेल सेटल्ड है। पोस्ट 2015 अमेंडमेंट आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट में जब अमेंडमेंट हुई थी, अमेंडमेंट के बाद से जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है उसके ऊपर पेटेंट इलीगैलिटी का एप्लीकेशन नहीं होता है। सिर्फ डोमेस्टिक जो आर्बिट्रेशन वाले अवार्ड होते हैं उसको सेट असाइड करने के लिए हम पेटेंट इलीगैलिटी को ग्राउंड मान सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बहुत ही वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है। आई वाज रीडिंग इन वन ऑफ द गुड फोरम्स, वहां पर भी सैन्योंग का भी एक केस हुआ था। महिंद्रा ने कंपनी एक्वायर की थी सैन्योंग का, तो सैन्योंग वर्सेस नेशनल हाईवे अथॉरिटी का भी एक केस था सिमिलर मैटर पे। तो पहली बात तो ये कि भाई पोस्ट अमेंडमेंट आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट का अमेंडमेंट जब से हो गया तब से पेटेंट इलीगैलिटी जो है, पेटेंट इलीगैलिटी के ग्राउंड पर हम इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को सेट असाइड करवाने के लिए नहीं जा सकते को। ठीक है, ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को और यूजर फ्रेंडली और बहुत और बेहतर बनाने के लिए किया गया है। ठीक है, लेकिन इस केस में एक और खास बात क्या थी, इस केस में यह भी बोला गया कि बट
it was held that violation of certain provisions of FEMA, not all, certain provisions of FEMA, Indian Penal Code and Companies Act themselves would also render award unenforceable. तो कभी कभी अगर कंपनीज एक्ट 2013, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के कुछ कुछ मेन प्रावधान, इंडियन पीनल कोड के प्रावधान अगर वो ही ट्रिगर हो रहे होंगे तो फॉरेन अवार्ड को चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। बट यस, इसमें जो दो सवाल, जो दो मेन इशू है, मैं वो दोनों क्लियर कर देता हूं भाई। क्या पेटेंट इलीगैलिटी ग्राउंड के ऊपर आप आर्बिट्रल अवार्ड को, इंटरनेशनल आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज कर सकते हो? द आंसर इज नो। 2015 के अमेंडमेंट के बाद से इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन वाले जो अवार्ड्स आएंगे, इंटरनेशनल आर्बिट्रल अवार्ड जो आएंगे, वो अवार्ड्स को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। बट साथ ही साथ इस केस में ये भी बोला गया कि अगर हिंदुस्तान के इंडियन पीनल कोड, कंपनीज एक्ट के कुछ प्रावधानों का ही उल्लंघन हो रहा होगा अगर इंटरनेशनल अवार्ड की वजह से, तो फिर उसको चैलेंज किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि पेटेंट इलीगैलिटी के ग्राउंड पर ही जाएं हम। तो इंडिया के कुछ बेसिक कानून, इंडियन पीनल कोड, अगर यही इसी के कॉन्ट्रावेंशन में कोई फॉरेन अवार्ड आया है तो उसको सेट असाइड करने के लिए हम इंडियन पीनल कोड के प्रावधान अगर वो कॉन्ट्रावीन हो रहे हैं, कंपनीज एक्ट के प्रावधान वो कॉन्ट्रावीन हो रहे हैं, उनको भी ग्राउंड बनाकर हम लोग चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट यस, फंडामेंटली पोस्ट 2015 अमेंडमेंट, पेटेंट इलीगैलिटी इज नॉट अ ग्राउंड जिसके ऊपर हम फॉरेन अवार्ड को सेट असाइड करने की पिटीशन डाल सकते हैं। अब एमएस भास्कर वर्सेस ईडी, अब इसमें मामले में तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं आपको इसका सार बता देता हूं यार। इसमें ना आपको एक बात समझनी है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में जो भी पैसा उल्लंघन का हम पकड़ते हैं, जो भी प्रोसीड्स हम उल्लंघन वाले पकड़ते हैं, वो उल्लंघन वाले प्रोसीड्स, वो उल्लंघन वाला जो पैसा है उसको कन्फिस्केट करना, उसको कन्फिस्केट कर लेना, जब्त कर लेना इज वन रेमेडी इन फेमा। तो सरकार उसको जब्त कर लेती है, कन्फिस्केट कर लेती है, दैट इज वन। सेकेंडली, हम पेनल्टी अलग से लगाएंगे, ठीक है। तो पेनल्टी अलग से लगती है, कन्फिस्केशन अलग से लगती है। इस मामले में क्या हुआ था, इस मामले में अथॉरिटी से गलती ये हुई थी कि हमने क्या किया, कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी में से पेनल्टी का अमाउंट काट के बाकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट करवा दी या बाकी पैसे वापस करवा दिए। सो नंबर वन, आपको मैं बता दूं कि फेमा कानून में कन्फिस्केशन के साथ साथ फाइन भी लगेगा। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कन्फिस्केशन करना, जो भी प्रोसीड्स फेमा के कॉन्ट्रावेंशन से जुड़े हुए हैं उसको कन्फिस्केट कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ पेनल्टी अलग से लगाई जा सकती है। तो ये दोनों रेमेडीज अवेलेबल होती है, ये दोनों रेमेडीज हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इन दोनों को एक नहीं माना जाएगा। सिंपल भाषा में, अगर फॉरेन करेंसी इलीगली प्रोसेस कर रहा है कोई, तो वो कन्फिस्केट भी करी जाएगी और पेनल्टी अलग से लगाई जाएगी। दोनों को अलग अलग से कर सकते हैं। चलिए, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ। ये जो केस है यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस एमएस प्रीमियर लिमिटेड, इसमें क्या हुआ, एक सवाल उठा। अब यार देखो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के पहले इंडिया में जो कानून था वो था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था उसमें साफ लिखा हुआ था कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट पुराना कानून था जो कि रिपील हो गया था, उस कानून में जो अपील स्पेशल डायरेक्टर अपील्स के सामने होनी थी, वो अपील्स फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में एपीलेट ट्राइब्यूनल के पास होगी। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो पुराना कानून था उसमें अगर कोई अपील स्पेशल डायरेक्टर के पास गई हुई थी, वो मैटर स्पेशल डायरेक्टर अपील्स देख रहा था, तो फेमा कानून आने के बाद, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के लागू हो जाने के बाद, वो मामले एपीलेट ट्राइब्यूनल के पास आएंगे। और इस केस में ऐसा हुआ था कि आ सकते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि साफ लिखा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में, लिखा हुआ है कि जो पुराने मामले स्पेशल डायरेक्टर अपील के पास जाते थे वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में एपीलेट ट्राइब्यूनल के पास आएंगे, है ना। तो दिस इज वेरी सिंपल बेसिकली, इसमें कोई टेंशन वाली बात थी नहीं। अच्छा, सेवेंथ वाला केस, मोस्टली अगर आप मॉड्यूल 2 में हो, ग्रुप 2 में हो, तो आपने इसके बारे में सुना तो 100% होगा। भारतीय रेवेन्यू डिपार्टमेंट और वोडाफोन, किसी से बात छुपी नहीं है। वोडाफोन का जो केस हुआ था बहुत लंबा गया था वो मामला। तो ये बेसिकली टैक्सेशन केस है। इसको बहुत संक्षिप्त में बहुत समरी करके बता रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनिए मैं जो बोल रहा हूं, अच्छे से इसको समझ लीजिए। अब यार हुआ क्या था, इंडिया में एक कंपनी होती थी बीपीएल, जो जैसे आइडिया है, वोडाफोन है, भारतीय एयरटेल है, जियो है, वैसे पहले एक कंपनी होती थी बीपीएल। बीपीएल को एक्वायर किया हचिसन ने, ठीक है, हच ने उसको एक्वायर किया था और फिर हचिसन एसआर दोनों ने मिलकर फिर वहां पर पैसे लगाए। अब हचिसन एसआर जो था हिंदुस्तान में टेलीकॉम प्लेयर था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भी मतलब इंडियन एंटिटी में जो भी इंडिया का जॉइंट वेंचर था, ये टेलीकॉम वाला जो टेलीकॉम कंपनी उनकी थी,
हचिसन एसआर का जो हिस्सेदारी था, हचिसन एसआर ने क्या किया, वो अपना हिस्सेदारी ट्रांसफर कर दिया। जो भी उनकी इंडियन जॉइंट वेंचर थी ना, टेलीकॉम कंपनी जो इंडिया वाली थी, उसका जो अपना हिस्सेदारी था वो एक टैक्स हेवन में, आपको सबको पता होगा केमन आइलैंड के बारे में। तो एक टैक्स हेवन है केमन आइलैंड, वहां पर एक सब्सिडी इन्होंने बनाई सीजीपी नाम से। ठीक है, तो हचिसन एसआर ने क्या किया, अपनी इंडिया की जॉइंट वेंचर की पूरी हिस्सेदारी एक टैक्स हेवन केमन आइलैंड की एक कंपनी खोलकर, सीजीपी नाम की एक कंपनी खोलकर उसमें हिस्सेदारी ट्रांसफर कर दी। ठीक है, अब ये जो हिस्सेदारी थी, ये एक टैक्स हेवन कंट्री में सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट की गई थी, सीजीपी लिमिटेड, वो कंपनी में हिस्सेदारी डाली गई। और फिर ये वाली कंपनी की, ये वाली जो सब्सिडरी थी केमन आइलैंड वाली, इससे हिस्सेदारी वोडाफोन ने खरीदी। अब वोडाफोन ने ये खरीदा और इवेंचुअली जो इंडिया में आज आप वोडाफोन पहले सुनते थे, अब तो वोडाफोन आइडिया का भी मर्जर हो गया। तो इस तरह से उन्होंने इंडिया की टेलीकॉम कंपनी का, एक इंडिया में जो टेलीकॉम एंटिटी है उसका 67% कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर किया था। अब यार नियमों के अनुसार देखो, इनकम टैक्स में कैपिटल गेन कब लगता है, बेसिस ऑफ चार्ज वाला कौन सा सेक्शन होता है, देयर मस्ट बी ए कैपिटल एसेट एंड देयर मस्ट बी ए ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन इंडिया। तो ये बड़ा सिंपल सा मामला था। ये दोनों नॉन रेसिडेंट कंपनीज है, हचिसन एसआर हो या वोडाफोन इंटरनेशनल हो। अब दो नॉन रेसिडेंट एंटिटीज के बीच में एक ट्रांसफर इंडिया के बाहर में हो रहा है, तो कैपिटल गेन इंडिया में अट्रैक्ट होंगे क्या? द आंसर इज नो। तो इसके ऊपर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आपको पता ही होगा, काफी चर्चित केस था। तो काट पीट केस में मेन जजमेंट यही आया था कि क्योंकि कैपिटल एसेट इंडिया में ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, तो इंडिया में कैपिटल गेन्स नहीं लगेंगे। तो ये इनकम टैक्स से रिलेटेड केस था, यहाँ फेमा में दिया हुआ था। बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है, हालांकि क्योंकि समरी दे रहा हूं मैं आपको, और ऑलरेडी टैक्स में आपने जरूर इनके केस के बारे में सुना होगा, तो बस आपको बता दूं कि एक फॉरेन नॉन रेसिडेंट कंपनी थी, उन नॉन रेसिडेंट एंटिटी ने अपना हिस्सेदारी जो था वो एक टैक्स हेवन कंट्री के थ्रू वोडाफोन में ट्रांसफर किया। तो इसमें कुछ सवाल उठे, बट एंड में फैसला यही आया कि भैया दो नॉन रेसिडेंट कंपनीज है, आपस में कोई कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो जो ट्रांसफर है वो कैपिटल गेन उसमें इंडिया में कैसे अट्रैक्ट हो सकता है। तो यही इसमें जजमेंट आई थी, इसमें फेमा का बहुत ज्यादा मामला नहीं था। चलिए, एक और बढ़िया इंटरेस्टिंग सा केस है, कन्वर नटवर सिंह वर्सेस ईडी। अब कन्वर नटवर सिंह वर्सेस ईडी में क्या हुआ, इसमें मेन इशू क्या था ना, ये नटवर और जगत सिंह नाम के दो लोग थे, इन लोगों ने इराक से कुछ ऑयल खरीदा था, उससे चलते इनके पास में तकरीबन 9 लाख डॉलर के आसपास में इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग किया था। अब डीलिंग इन्होंने किया तो पकड़ लिए इनको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज ने। अब जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज ने इनको पकड़ा, तो पार्टी का ऐसा कहना था कि भाई आप जो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, जो आपको सबूत हमारे खिलाफ मिले हैं, जो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपने हमको पकड़ा है, वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट हमको दिखाओ। तो पार्टी का ऐसा मानना था कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पूरे के पूरे जो डॉक्यूमेंट्स उनको मिले हैं, तकरीबन 83,000 पेजेस के, वो हमको दिखाओ, वो हमको फर्निश करो। तो पार्टी का ऐसा कहना था कि ठीक है, पेनल्टी आप लगा रहे हो, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से हमको पता होना चाहिए कि किस बिना पर हमको पेनल्टी लगाई गई है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने बोला कि ठीक है, हमने जो ग्राउंड्स पे, जो पर्टिकुलर ग्राउंड्स पे रिलाय करके आपके ऊपर पेनल्टी लिवाई की है, वो ग्राउंड से रिलेटेड आपको पूरे दस्तावेज, पूरे डॉक्यूमेंट्स हम आपको दिखा देते हैं, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स हम आपको फर्निश कर लेते हैं, है ना। तो पार्टी का मानना था ना, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जा रही है बात। तो पार्टी का कहना था आप हमको पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट दिखाइए, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको कहीं से मिले हैं, कोई टिप मिली अगर आपको, एक व्यक्ति था जिसके पास वो डॉक्यूमेंट्स थे। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने बोला भैया नहीं, हम तुमको वही डॉक्यूमेंट्स फर्निश करेंगे तुम्हारे साथ, पार्टी को हम वही डॉक्यूमेंट दिखाएंगे जो बेसिस पे हमने आपको पेनल्टी लिवाई की है, जो बेसिस पे हमने पेनल्टी आपको लगाई है। तो पार्टी का इसमें कहना था कि इसमें तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के जो बेसिकली जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो वायलेट हो रहे हैं। तो इसमें फाइनल जजमेंट आई कि जिस बिना पर, जो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर पेनल्टी लगाई गई है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पार्टीज को दिखा रही है तो इट इज सफिशिएंट। इससे हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट हो रहे हैं, ठीक है। तो फाइनल जजमेंट आई कि जिन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर पेनल्टी लगाई गई थी एडजुडिकेशन अथॉरिटी द्वारा, सिर्फ अगर वो भी डॉक्यूमेंट शेयर कर लेते हैं हम पार्टी के साथ तो भी चल जाता है, नॉट अ प्रॉब्लम। सो इसमें ये क्वेश्चन मेन उठा था कि क्या वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पार्टी को फर्निश करना जरूरी होगा, या सिर्फ वो डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे हमने पेनल्टी लगाई है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट केस है एस के सिन्हा, चीफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर वर्सेस वीडियोकॉन इंटरनेशनल। इस मामले में क्या हुआ था सर,
अब इस मामले में क्या हुआ, एक सवाल उठा। अब यार फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 जो फेमा के पहले का कानून था, अब उसमें वो रिपील हो गया था 1 जून 2000 को। तो एकदम क्लियर किस्सा था, एकदम क्लियर कट बात थी कि 1 जून 2000 को ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट रिपील हो चुका था। अब फेमा कानून में साफ लिखा है कि भाई फेरा कानून जो रिपील हो चुका है, उसके रिपील होने के या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आने के 2 साल के बाद जो पुराना फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वाला कानून था, उसके कोई भी मैटर को कोर्ट कॉग्निजेंस में नहीं लेगा। सो कोर्ट विल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी मैटर विच वॉज अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट एक क्रिमिनल कानून था, वो सिविल कानून नहीं था। तो अब भाई फेरा रिपील हो गया, फेमा आ गया, फेमा आने के बाद 2 साल भी हो गए। अब किसी कोर्ट ने कोई फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वाला फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन कंट्रावेंशन के लिए पेनल्टी लगा दी। इट वाज हेल्ड कि ये तो बिल्कुल गैर वाजिब बात है, कानून में साफ लिखा है कि फेमा आने के 2 साल के बाद कोई फेरा वाले मैटर का कोई भी कोर्ट फेरा वाले मैटर का कॉग्निजेंस लेगा ही नहीं। तो इट वाज डिसाइडेड कि भैया फेमा एनैक्टमेंट के 2 साल बाद अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट पुराना कानून का कोई मैटर आता है तो उसका आप कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। ये जो लास्ट केस है सुबर्णो बोस वर्सेस ईडी, ये भी काफी लंबा चौड़ा केस है। इसके फैक्ट्स कुछ इस प्रकार के हैं कि एक व्यक्ति था, उसने कंपनी एक्वायर की। अब जो जो कंपनी ये सुबर्णा बोस ने एक्वायर की थी, एक्वायर करने के पहले इन्होंने एक फेमा का उल्लंघन किया था, ठीक है। अब पार्टी का मानना था कि भैया एक्विजिशन के पहले ही उल्लंघन हो गया है तो पेनल्टी मेरे को क्यों लगा रहे हो आप। तो इसमें जजमेंट आई कि भाई आप इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो, आपने कंपनी एक्वायर की, आपको पता है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपकी कंपनी के ऊपर एक पेनल्टी आई है, आपको एक ऑलरेडी कॉन्ट्रावेंशन हो गया है, तो टेक्निकली ये आपकी ड्यूटी थी, आपको डिलीजेंस करके आपको, क्योंकि ऑलरेडी दिख रहा है ऑफेंस है, आप कोई कंपनी एक्वायर कर रहे हो, आपने एक फेमा का ऑफेंस कर लिया, तो योर ड्यूटी वाज टू करेक्ट इट, आपको करेक्टिव मेजर लेने चाहिए थे, है ना। तो सुबर्णा बोस जी को कहा गया भैया कि आपने कोई कंपनी एक्वायर की है तो वो कंपनी ने जो उल्लंघन करके रखे हुए हैं उसको आपको ठीक करना चाहिए था, क्योंकि वो तो कंटिन्यूइंग हो गया ऑफेंस। तो सुबर्णा बोस का कहना था यार मेरे नॉलेज में थोड़ी मेरी वजह से या मेरे नॉलेज के बिना वो कांड किया गया था। तो इसमें फाइनल ऑर्डर आया कि भैया अगर आपको फेमा में ये वाला डिफेंस लेना है ना, सेक्शन 42 में एक डिफेंस अवेलेबल होता है कि मेरे नॉलेज के बिना ये हुआ है और मैंने मेरी तरफ से पूरा ड्यू डिलिजेंस किया था। अब ये ग्राउंड पे आप, ये अच्छा डिफेंस है, ये एक अच्छा मिटिगेटिंग फैक्टर होता है, यहां पर आप बच जाते। लेकिन चक्कर ये है कि इस केस में पार्टी को मालूम है कि फेमा का उल्लंघन हुआ है, पार्टी को मालूम है कि उल्लंघन हुआ है, पार्टी को करेक्टिव मेजर लेने चाहिए थे, है ना। तो ड्यू डिलिजेंस पार्टी की तरफ से कहां है। तो अगर किसी पार्टी को ये डिफेंस चाहिए कि मेरे नॉलेज के बिना काम हुआ है और मैंने मेरा डिलिजेंस किया है, तो उसके लिए भाई आपको ड्यू डिलिजेंस तो करनी पड़ेगी। तो इस केस में उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई और ये बोला गया कि आप ये ग्राउंड का डिफेंस नहीं ले सकते कि आपके नॉलेज में चीज नहीं थी और आपने अपनी तरफ से डिलीजेंस किया था, क्योंकि आपने खुद भी, इस केस में ये पार्टी ने खुद भी एडमिट किया था कि हाँ कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, और लेकिन वो मेरे पहले हुआ है। तो जब आपने एडमिट कर लिया है और आप जिस कंपनी को एक्वायर करके बैठे हो उसके आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो, तो व्हाट वाज योर ड्यूटी, योर ड्यूटी वाज टू करेक्ट द कॉन्ट्रावेंशन, है ना। तो क्योंकि उन्होंने करेक्ट नहीं किया तो इस पर एडजुडिकेशन अथॉरिटी ने इनको फाइन लगाया था और 10 लाख के आसपास का फाइन लगाया था। एंड इट वाज हेल्ड दैट द फाइन वाज जस्टिफाइबल। जरूरी था ये फाइन लगाना, क्योंकि इंडिया में अगर कोई कंपनी एक्वायर करता है तो एक्वायर करने के बाद जो पुराने कॉन्ट्रावेंशन उसको ठीक कौन करेगा। आप, यू आर इन कंट्रोल, तो योर ड्यूटी इज टू करेक्ट थिंग्स, है ना। या तो कोई स्ट्रॉन्ग डिफेंस लेकर आओ, तो आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो, आपकी चीज नॉलेज में है, आपको चीज पता है, आपको पता है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में कॉन्ट्रावेंशन हो गया है, आपको पकड़ ऑर्डर पास हो गया कॉन्ट्रावेंशन का, तो योर ड्यूटी वाज टू टेक अ करेक्टिव एक्शन, ठीक है। एंड हेंस द डिफेंस व्हिच वाज टेकन बाय द पार्टी वाज नॉट एडमिसिबल, ठीक है। सो ये थे मेरे भाइयों हमारे छोटे से 10 केस लॉस। अगेन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये केस लॉस को मैंने काफी समराइज करके आपका समय बचाने की कोशिश की है। तो पूरा केस अगर आप पढ़ते तो बहुत समय लग जाता शायद आपको, तो मैंने जो भी सार था, जो भी प्रिंसिपल जजमेंट थी, वो मैंने आपके सामने रख लिया। होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। जाने के पहले मैं फिर से आपको बता दूं कि मेरा जो बैच है पेपर 4 का, वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो आप में से जो भी लोग पेपर 4 में लॉ में ज्वाइन करने वाले हैं, मेरा बैच शुरू हो गया, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है और जैसे आपके एग्जाम खत्म होंगे उसके बाद से आप इसको लाइव अटेंड कर सकते हो। रिकॉर्डिंग्स तो अवेलेबल है ही,
तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें और मेरा कोड यूज करना ना भूलें, Rahul108 इज माई कोड। मैं 6D वाले बच्चों के लिए वैसे तो मैं काफी लेट ज्वाइन किया था, बट मैंने प्रॉमिस किया था कि कम से कम मैं बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, कंपटीशन लॉ और रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के लिए जरूर कुछ करूंगा। तो मेरे वीडियोस जो हैं कंपटीशन एक्ट के डिटेल्ड वीडियोस, रिवीजन वीडियोस आपके यूट्यूब, मेरे यूट्यूब जो अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है वहां पर अवेलेबल है। साथ ही साथ मैंने इन तीनों चैप्टर्स का एक ऑलरेडी मैराथन ले लिया है, वो भी अवेलेबल है। इन तीनों चैप्टर्स के मैंने पूरे मई 2022 के केस लॉज भी ले लिए हैं, वो भी हमारे ही सीए फाइनल अनअकैडमी के चैनल पर अवेलेबल है। उसकी एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जरूर उसको चेकआउट करें। ऑलरेडी जो मैंने मैराथन लिया हुआ है वो भी जरूर देखें। आईबीसी और फेमा का मैंने बाद में एक पूरा एक और सेमिनार लिया, पूरा एक वापस सेशन लिया था। तो ऑलरेडी हम लोग एक बड़ा मैराथन कर चुके हैं रेरा, बेनामी और कंपटीशन का। फिर आईबीसी फेमा के लिए एक और हमने मैराथन किया, ठीक है। अब ऑलमोस्ट हमने सब कुछ चीजें अपने साइड से कवर कर ली है। फिर भी कल सुबह 9 बजे मैं आ रहा हूं आपसे मिलने। आईबीसी, रेरा, बेनामी, फेमा, कंपटीशन लॉ, तो ये 5 कानून कौन से आईबीसी, फेमा और कौन से 3, रेरा, कंपटीशन लॉ, बेनामी, वापस से मैं ये आपको रिवाइज करवाऊंगा 3-3.5 घंटे में। और मेरा फोकस जो होगा वो सिर्फ उन पर्टिकुलर प्रोविजंस पर, उन स्पेसिफिक एरियाज पर होगा जिसपे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो ट्रिकी एरियाज हैं, जहां गलती होने के चांसेस है। पिछले वाले पेपर्स मैंने पूरे चेक कर लिए हैं, जो भी जहां पे एकदम छोटी छोटी मिस्टेक होने की गुंजाइश है उसको हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कल 3.5 घंटा हम लोग सुबह मिलेंगे 9 से 12:30। जरूर मिलिए क्लास 6D में। आपको आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड अ बिगर प्रॉब्लम। प्रोविजन में तो किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर कुछ कम ज्यादा भी कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे भी हो रहा होगा तो मेरे भाइयों कल आओ 9 से 12:30। उसमें हम लोग एक बार बढ़िया से 3-3.5 घंटे का एक क्विक रिकैप करेंगे। और वो क्विक रिकैप जो होगा वो ऐसे क्वेश्चंस पर होगा, ऐसे केस लॉस के ऊपर होगा जहां पोटेंशियल है स्कोर करने का, ठीक है। सो दिस इज CS राहुल टेकवानी साइनिंग ऑफ। बेस्ट ऑफ लक गाइस, पढ़ना शुरू कर दीजिए। आई एम वेरी 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 श्योर का आपका पेपर अच्छा गया होगा। अगर आप लोग अभी ग्रुप 2, ऑफ कोर्स आप ग्रुप 2 दे रहे होगे, बस बने रहिए। हर छुट्टी का बराबर इस्तेमाल करना है। जो भी हम लोग को छुट्टियां मिल रही है, जो भी बीच में एग्जाम के पहले का टाइम मिल रहा है, उसको बिल्कुल रैशनली यूज करते हुए आगे चलते जाइए। बी कॉन्फिडेंट। 6D अगर आपने मेरे यूट्यूब सेशन अगर आपने देखे हैं, मैं आपको वाकई में बता रहा हूं, जब आप एक काम करो ना, पिछले वाले एग्जाम्स में से कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाओ और केस लॉ का क्वेश्चन आंसर रीड कर लो। मैं दावे के साथ आपको बताता हूं कि आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो रहे होंगे। नहीं हो रहे हैं, कल जरूर मिले 9 से 12:30। थैंक यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक, बी कॉन्फिडेंट, हैव कंप्लीट फेथ इन योरसेल्फ। 6D is not going to break you down, it is going to further make you, it is an aggregate, it is not an aggregate breaker, ये aggregate maker बन जाएगा भाई। अगर हमने तकरीबन भाई 55-60 केस लॉ तो तुमको मैंने करा दिए हैं। 55-60 केस लॉ तो मैंने मई 2022 सीरीज के करवाए हैं। इसके अलावा आईबीसी का अगर आप मेरा सेशन अटेंड किए होगे, मैंने हर छोटी बात जहां पे, हर छोटा केस लॉ जहां पे मुद्दा था, मैंने वो ऑलरेडी कवर करा रखा है। कॉम्पिटिशन लॉ जितने मॉड्यूल में थे, प्लस मैंने एक्स्ट्रा केस लॉस करा रखे हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि आप अंडर प्रिपेयर्ड है, यू आर एक्चुअली ओवर प्रिपेयर्ड। अगर हम लोग टोटल मिला के 25-25 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं, अगर 3 भी हमारे बहुत अच्छे चले गए, उसमें 55-60 मिल जाते हैं, चौथा वाला ठीक ठीक भी गया, तो भी हमारा 60 क्रॉस होता है कल के पेपर में। तो यस, 6D इज गोइंग टू बी एग्रीगेट मेकर फॉर यू। ये आपका एग्रीगेट मेकर बनेगा। मेरी बात याद रखिएगा। आपको नहीं पता है कि हमारी कितनी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। भरोसा रखिए, आज पूरा 6 घंटा आपके पास है एग्जाम। 6 बजे के बाद आप 12-1 बजे तक बढ़िया एक बार सेल्फ स्टडी कर लीजिए। रिवीजन वीडियो देखना है तो सब अवेलेबल है, केस लॉ वीडियो देखना है सब अवेलेबल है। और अगर कुछ भी कॉन्फिडेंस में कब ज्यादा लग रहा है, सुबह 9 बजे मैं वापस आ रहा हूं, 5 कानून लेके आऊंगा आपका, ठीक है। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक।